हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सूर्य से आने वाली लघु तरंगी ऊर्जा, जिसे हम सौरतप या इंसोलेशन कहते हैं, उसकी वायुमंडल तथा पृथ्वी के धरातल के साथ होने वाली अंतरक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। सौरतप वायुमंडल तथा उसके घटकों के साथ और साथ ही धरातल के साथ निम्न अभिक्रियाएं करता है। नंबर 1 परावर्तन या रिफ्लेक्शन, नंबर 2 प्रकीर्णन या स्कैटरिंग, नंबर 3 विसरण या डिफ्यूजन, नंबर 4 अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, नंबर 5 संचारण या ट्रांसमिशन, नंबर 5 पार्थिवीकरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ सौरतप की वायुमंडल तथा उसके घटकों और पृथ्वी के धरातल के साथ होने वाली अंतरक्रियाओं को चित्रीय रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आइए प्रत्येक अंतरक्रिया को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं परावर्तन से। परावर्तन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें सूर्य से आने वाली लघु तरंगी ऊर्जाएं जब वायुमंडल की ऊपरी परत से टकराती हैं तो उस आने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा वायुमंडल की ऊपरी परतों द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में ही वापस भेज दी जाती है। इस प्रकार जो ऊर्जा वापस भेजी गई है उसे हम परावर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। परावर्तित होने वाली ऊर्जा की मात्रा उस पदार्थ या धरातल की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर अगर बादलों या मेघों की मोटाई की भिन्नता के आधार पर देखें तो मेघ 40 से लेकर 90% तक आपतित सौर विकिरण को परावर्तित कर देते हैं। अर्थात जो भी एनर्जी बादलों की ऊपरी सीमा से टकराएगी उसका 40 से 90% भाग परावर्तन के द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार अगर हम धरातल की बात करें तो सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके हुए धरातल पर आने वाली सौर विकिरण का लगभग 95% भाग वायुमंडल में परावर्तित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद जो बर्फ़ होती है वो चमकीली होती है और सफ़ेद होने के कारण वो अधिक मात्रा में ऊर्जा का परावर्तन करती है। अगर कोई वस्तु या पदार्थ डार्क कलर का होगा या गहरे रंग का होगा तो वो कम एनर्जी को परावर्तित करता है। जबकि हम समुद्री जल की बात करें तो इसका एल्बिडो 0.06 है। इसका मतलब समुद्री जल आने वाली सौर विकिरण का लगभग 6% भाग ही परावर्तित करता है। किसी जल के तल से परावर्तन कितना होगा या वाटर बॉडी की जल की सतह से कितना परावर्तन होगा, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य की किरणों का झुकाव। जब हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन की बात करते हैं तो एल्बिडो शब्द का प्रयोग किया जाता है। एल्बिडो शब्द का प्रयोग परावर्तन की दर को बताने के लिए किया जाता है। यह परावर्तन की गई विकिरणों की मात्रा तथा कुल आपतित विकिरणों की मात्रा का अनुपात होता है। जैसे पृथ्वी का एल्बिडो 0.34 है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी पर आने वाली कुल सौर विकिरणों का 34% भाग पृथ्वी के द्वारा लघु तरंगों के रूप में परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तन की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की 100% मात्रा धरातल की ओर आ रही है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा वायुमंडल और धरातल के द्वारा लघु तरंगों के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। प्रकीर्णन या स्कैटरिंग सौरतप तथा वायुमंडल के साथ होने वाली महत्वपूर्ण अंतरक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से आने वाली लघु तरंगें जब छोटे छोटे पार्टिकलों से या गैस के अणुओं से जब टकराती हैं तो एनर्जी का जो कुछ भाग है वो चारों दिशाओं में फैला दिया जाता है या विकिरणित कर दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जब सूर्य से आने वाली लघु तरंगें धूल के कण या गैस के अणुओं से जब टकराती हैं तो उनके द्वारा सोखी नहीं जाती, बल्कि यह एनर्जी चारों दिशाओं में ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में छित्रित कर दी जाती है या
फैला दी जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि विकिरण जो है धरातल पर सीधे न पहुंचकर आकाश के प्रत्येक भाग से धरातल पर पहुंचती है। प्रकीर्णन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका परिणाम यह होता है कि धरातल पर उन सभी स्थानों पर उजाला पहुंच जाता है जहां पर सूर्य की किरणें सीधे रूप से नहीं पहुंच रही होती हैं, और अंधेरे वाले स्थानों पर भी उजाला हो जाता है। इसे हम विसरित प्रकाश या डिफ्यूज्ड लाइट भी कहते हैं। प्रकीर्णन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि चंद्रमा तथा बुध ग्रह पर उनका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर प्रकीर्णन की प्रक्रिया या स्कैटरिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। अब इसका परिणाम यह होता है कि दिन के समय में भी आकाश काला दिखाई देता है और छाया वाले क्षेत्रों में सुर्ख काले रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ डिफ्यूज्ड लाइट न होने के कारण छाया वाले क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरेमय या काले दिखाई देते हैं। प्रकीर्णन या स्कैटरिंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि छोटी तरंगदैर्ध्य अर्थात शॉर्ट वेवलेंथ की विकिरणों का प्रकीर्णन दीर्घ तरंगों की प्रकीर्णन से अधिक होता है। यही कारण है कि दृश्य विकिरणों यानी विजुअल रेडिएशन जो होती है उसमें नीला प्रकाश जिसकी वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर है, इसका प्रकीर्णन या स्कैटरिंग लाल प्रकाश जिसकी तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ 0.7 माइक्रोमीटर है उसकी तुलना में 10 गुना अधिक होता है। अर्थात नीले प्रकाश की वेवलेंथ कम होने के कारण लाल प्रकाश की तुलना में वो अधिक स्कैटर्ड होती है। अब इसका परिणाम ये होता है कि दिन के समय में जो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण ही दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में नीले रंग का प्रकीर्णन होता है या स्कैटरिंग होती है, जिसके कारण हमें दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी के क्षितिज पर होता है। उस समय पर सूर्य की किरणों को वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण प्रकीर्णित या स्कैटर्ड की गई नीले और हरे प्रकाश जो है वो विकिरण वायुमंडल की मोटी परत के द्वारा सोख लिए जाते हैं। तब सिर्फ लाल या संतरी रंग ही धरातल तक पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल या संतरी दिखाई देता है। प्रकीर्णन विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इलास्टिक लाइट स्कैटरिंग, जिसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, रेली स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग। दूसरा है इन इलास्टिक लाइट स्कैटरिंग, जिसमें ब्रिलाउन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग और इन इलास्टिक एक्सरे स्कैटरिंग ये शामिल हैं। सौर विकिरण की प्रकीर्णन या स्कैटरिंग की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, सूर्य से आने वाली सौर विकिरण या लघु तरंगीय ऊर्जा जब वायुमंडल में उपस्थित लघु कणों या गैस के अणुओं से टकराती है इस प्रकार, तो वो कण आने वाली ऊर्जा या लघु तरंगों से टकराकर उसे चारों दिशाओं में विसरित कर देते हैं या उसको फैला देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसे ही हम प्रकीर्णन की प्रक्रिया या स्कैटरिंग कहते हैं। अब इसका परिणाम ये होता है कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है या प्रकाश है उसमें नीले रंग की प्रकाश की वेवलेंथ बहुत कम होती है, छोटी होती है, जिसके कारण नीले रंग का जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित या स्कैटर्ड कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें दिन के समय में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी सनराइज और सनसेट के समय सूर्य जो है पृथ्वी के क्षितिज पर होता है, जिसके कारण वायुमंडल की जो मोटी परत है उससे गुजरने के कारण नीले रंग का जो प्रकाश है वो वायुमंडल के द्वारा सोख लिया जाता है। तब दीर्घ तरंगों वाले लाल या संतरी प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें शाम के समय या सूर्योदय के समय आकाश का रंग नीला ना दिखाई देकर संतरी या लाल दिखाई देता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। विसरण या डिफ्यूजन
सौरतप की वायुमंडल के साथ होने वाली एक महत्वपूर्ण अंतर्क्रिया है। यह तब घटित होती है जब धूल के कणों का आकार सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों की जो तरंगें होती हैं उससे बड़ा होता है। तब सही मायने में प्रकीर्णन नहीं होता, बल्कि विकिरित विकिरणों का जो है विसरित परावर्तन होता है, जिसे हम विसरण कहते हैं। यह सभी प्रकार की जो तरंग दैर्ध्य होती हैं, की लेंथ होती हैं, विकिरण होती हैं, उस पर प्रभावी होता है। विसरण और प्रकीर्णन में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो ये है कि प्रकीर्णन की प्रक्रिया में प्रकाश की कुछ अलग अलग जो रंग हैं उनको फैला दिया जाता है या प्रकीर्णित किया जाता है, लेकिन विसरण की प्रक्रिया में प्रकाश आने वाले सूर्य से आने वाले प्रकाश को, संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित किया जाता है या उसको विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाता है। इसके द्वारा किसी एक रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, बल्कि पूरा प्रकाश ही अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। यही कारण है कि मेघों या कोहरे से विसरित प्रकाश शुद्ध सफ़ेद दिखाई देता है। और विसरण ही वह प्रक्रिया है जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी चारों तरफ उजाला हमें दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं? विसरित प्रकाश कहते हैं, या फिर ट्विलाइट के नाम से जानते हैं। यहाँ सौर विकिरणों के विसरण की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया है। विसरण की प्रक्रिया में वायुमंडल के जो धूल के बड़े कण हैं या मोटे कण हैं, उनके द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम के किसी एक या दो रंग को विसरित नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण दृश्य प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में परावर्तित या छिद्रित कर दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मेघों का रंग या कोहरे का रंग हमेशा हमें सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि संपूर्ण दृश्य स्पेक्ट्रम को वहाँ से परावर्तित उनके द्वारा विसरित या विसरण उनका किया गया होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सौरतप की वायुमंडल तथा पृथ्वी के धरातल के साथ होने वाली अंतर्क्रियाओं में अवशोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें वस्तु या सब्सटेंस के द्वारा विकिरणें सोख ली जाती हैं और ऊर्जा किसी दूसरे रूप में बदल जाती है, और अंततः वही ऊर्जा, सोखी हुई ऊर्जा, वस्तु के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। पृथ्वी भी सूर्य से आने वाली लघु तरंगीय सौर विकिरण का अवशोषण करता है, और इन प्रकाश तरंगों के रूप में आने वाली ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है, और सूर्यास्त के बाद यही ऊष्मा पृथ्वी के द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो आइए अवशोषण की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल से गुजरती हैं, और वायुमंडल के विभिन्न घटक उन ऊर्जाओं को, उस लघु तरंगी ऊर्जा को अपने में से जाने देते हैं, और इसी दौरान ऊर्जा की कुछ मात्रा इन डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, बादलों के द्वारा सोख ली जाती है, और बची हुई ऊर्जा धरातल पर पहुंचती है, और धरातल भी इस ऊर्जा को की कुछ मात्रा को अपने में सोख लेता है। इस सोखने की ऊष्मा को सोखने, ऊर्जा को सोखने की प्रक्रिया को ही हम अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा उस वस्तु या ऑब्जेक्ट का तापमान बढ़ जाता है। संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा किसी वस्तु या पदार्थ से होकर गुजरती है। जब विकिरण किसी वस्तु या पदार्थ से टकराती है तो विकिरण का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है या विसरित हो जाता है, और कुछ भाग वस्तु के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। बची हुई ऊर्जा या विकिरण की मात्रा वस्तु या पदार्थ से में प्रवेश करती है, और ऊर्जा का कुछ भाग उस वस्तु या पदार्थ के द्वारा भी अवशोषित कर लिया जाता है। इसके उपरांत यदि कोई ऊर्जा बचती है तो वह पदार्थ के द्वारा संचारित होती है और पदार्थ के दूसरी ओर से निष्कासित की जाती है। इसे ही ऊर्जा का संचारण या संप्रेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। आइए संचारण या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, वायुमंडल से सौर विकिरण की मात्रा जब गुजरती है तो परावर्तन, प्रकीर्णन, विसरण और
अवशोषण की प्रक्रिया के उपरांत यदि कोई एनर्जी बचती है तो वो वायुमंडल से होकर गुजरती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, और वो संचारित होकर वो एनर्जी धरातल तक पहुंचती है। इसे ही हम ऊर्जा का संचारण कहते हैं। पार्थिव विकिरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे हम इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा है वहाँ पर सौर तप की जो भी मात्रा आती है उसका मात्र 51% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धरातल पर पहुँच पाता है। यह ऊर्जा पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जिसका परिणाम ये होता है कि धरातल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। जैसे ही धरातल का तापमान बढ़ता है तो धरातल क्या है, एक रेडिएटर के रूप में काम करने लगता है, अर्थात यहाँ से एनर्जी विकिरित होने लगती है। तो पृथ्वी का जो धरातल है वो ऊर्जा को दीर्घ तरंगों या अवरक्त विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में छोड़ता है, और इस छोड़ी हुई ऊर्जा की जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 व 30 माइक्रोमीटर की होती है। इसे ही हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब पार्थिव विकिरण और परावर्तन, इनमें एक मूल डिफरेंस ये है कि जो परावर्तन होता है या रिफ्लेक्टेंस होता है उसमें ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में आ रही है तो लघु तरंगों के रूप में ही वापस जाती है, जबकि पार्थिव विकिरण में छोड़ी गई ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में होती है और पृथ्वी के द्वारा विकिरित की जाती है। वायुमंडल जो है मोटे तौर पर 1 व 30 माइक्रोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य की जो विकिरणें होती हैं उसके लिए प्रभावी अवशोषक है, अर्थात उनको बड़ी सतर्कता के साथ बहुत ही प्रभावी ढंग से उसको सोखता है। अतः वायुमंडल जो सौर विकिरण जो आती है लघु तरंगों के रूप में उसके लिए तो पारदर्शक है, जबकि पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंगों को वो अपने में से नहीं जाने देता और उसके लिए वो आंशिक रूप से पारदर्शी है, अर्थात उसको अपने में सोख लेता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण हैं उनके कारण पार्थिव विकिरण यानी दीर्घ तरंगी जो ऊर्जा है उसका 94% भाग इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी जो बचा 6% भाग है वो ही अंतरिक्ष में रिलीज हो पाता है या जा पाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं वो पार्थिव विकिरण के 94% भाग को अपने में अवशोषित कर लेते हैं और यह ऊर्जा वापस धरातल की ओर भेज दी जाती है और पुनः पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। इसी कारण से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। तो आइए रेडिएशन विंडो या एटमॉस्फेरिक विंडो के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में जो हमारा वायुमंडल है वो लघु तरंगीय सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, अर्थात उसको अपने में से जाने देता है, जबकि दीर्घ तरंगीय जो पार्थिव विकिरण होती है उसके लिए आंशिक रूप से पारदर्शी है, अर्थात उसकी कुछ मात्रा को ये सोख लेता है। लेकिन वायुमंडल जो है हमारा वो 8 तथा 13 माइक्रोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य वाली जो अवरक्त दीर्घ तरंगीय विकिरण होती है अर्थात इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है उसके लिए पूर्ण रूप से पारदर्शी है, अर्थात उसको बिना किसी अवशोषण के अपने में से जाने देता है। इसी कारण से इसे हम रेडिएशन विंडो कहते हैं, अर्थात ये ऐसा गैप होता है जिससे अवरक्त लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है वो अपने में से जाने देता है। इस विंडो से अंतरिक्ष में जाने वाली जो विकिरणें होती हैं उनका प्रयोग मौसम उपग्रह के द्वारा किया जाता है और वो उपग्रह अपने में लगे इंफ्रारेड सेंसर के द्वारा धरातल तथा मेघों के तापमान का पता लगाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। आइए धरातल से होने वाले पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को समझने का प्रयास करते हैं डिजिटल माध्यम से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूर्य से आने वाली किरणों अवशोषण, परावर्तन, विकिरणन और परावर्तन तथा संचारण के द्वारा के बाद एनर्जी धरातल पर पहुंचती है और धरातल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। उसके उपरांत पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया शुरू होती है जब धरातल गर्म हो जाता है और सूर्य अस्त होने के बाद उस गर्म धरातल से एनर्जी दीर्घ तरंगों के रूप में इस प्रकार से विसरित होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है।
तो आइए सौरतप की वायुमंडल तथा धरातल के साथ होने वाली संपूर्ण अंतरक्रियाओं को एक साथ डिजिटल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सौर विकिरण या इंसुलेशन लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल पर पहुंचता है और वहां पर सबसे जो पहली प्रक्रिया होती है वो होती है परावर्तन की, अर्थात मेघुंद के द्वारा एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा वायुमंडल में परावर्तित कर दिया जाता है, जिसको हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है विसरण या डिफ्यूजन। इसमें एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा प्रकाश तरंगों के रूप में फैला दिया जाता है। वायुमंडल के जो कण हैं, धूल के कण या डस्ट पार्टिकल जो बड़े साइज के होते हैं वेवलेंथ से, वो करते हैं ये काम। इसके बाद अवशोषण की प्रक्रिया काम में आती है। वायुमंडल के जो घटक हैं जैसे डस्ट पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल्स या जलवाष्प के कण या बादलों की मात्रा, मेघ, ये सभी मिलकर अब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद बची हुई एनर्जी संप्रेषण के द्वारा या संचालन के द्वारा धरातल पर पहुंचती है और धरातल भी इसकी एक बड़ी मात्रा को अपने में सोख लेता है। उसके पश्चात धरातल गर्म होने के बाद, सूर्यास्त के बाद, जब पृथ्वी पार्थिव विकिरण के द्वारा उस एनर्जी को जो उसने दोपहर के समय या दिन के समय अवशोषित की थी उसको रिलीज करती है। इसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सौर विकिरण या इंसुलेशन के रूप में जो एनर्जी सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है, उसके साथ विभिन्न प्रकार की अंतरक्रियाएं होती हैं पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी के धरातल के द्वारा।